मैं खुल के बोलना चाहूँगा आपके सामने, ये लड़ाई है जाट नॉन जाट की। तो वो जो कहानी चल रही है ना, वो कहानी कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे कांग्रेस उसको अपना एक रूप देने की कोशिश कर रही है। सर, पोलराइज के लिए तो बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया जाता है कि पोलराइजेशन करने में ये लोग माहिर हैं, आप लोग माहिर हैं। आप कांग्रेस को ब्लेम कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। पंचायत चुनाव से सरकार क्यों डर रही है? पहले ना यशपाल मलिक आया था एक यूपी से, आपको ध्यान हो तो, उसने आकर ना एक यहाँ पर अलग सी ना एक पूरे भाईचारे को ख़राब करने का काम किया। अभी एक राकेश टिकैत आए हुए हैं यूपी से, वो बातचीत अगर करके उनको ख़त्म करना होता कब का ख़त्म कर चुके होते। उनको ख़त्म नहीं करना है, उन्होंने इस माहौल को ख़राब करके रखना है। बीजेपी की विकास की जो धारा है उसको रोकना है। अभी हिसार के अंदर मतलब इंडिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनने जा रहा है। तो ये सब ये मैं सुनता आ रहा हूँ, कमल गुप्ता आपके दूसरी बार विधायक बन गए, डॉक्टर कमल गुप्ता। वो 6 साल से 7 साल से मैं सुनता आ रहा हूँ इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन गया, जहाज उड़ेंगे उतरेंगे, लोगों ने फ़ोटो भी छाप दिए, कहीं से ले आए इंटरनेट से ढूंढ के। वो आज तक तो कुछ हुआ नहीं। मुख्यमंत्री खट्टर 2 बार उद्घाटन करके एक ही चीज़ का, वो टैक्सी चलाई थी एक बार, दोबारा जब चलाई थी, पहली बार जब किया था तो चुनाव के चक्कर में किया था। लोग समझते नहीं इन बातों को। सरकार की बात करते हैं सर, 600 दिन पूरे हो गए थे अभी हाल ही में आपके, और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, उन्होंने काफ़ी चीज़ें बताई। लेकिन विपक्ष कह रहा है धरातल पे कुछ नहीं है, कागज हैं, ढकोसले हैं, नारे लगाते हैं, वायदे करते हैं, कुछ नहीं करते। डेवलपमेंट जब तक देश के अंदर नहीं होगी तब तक देश तरक्की नहीं करेगा। लोग कहते हैं चाइना में तरक्की हो गई, लोगों को तरक्की तो चाइना की चाहिए लेकिन कानून हमारे चाहिए यहाँ पे उनको। ओम प्रकाश धनखड़ को आपकी पार्टी ने अध्यक्ष बनाया था प्रदेश का, और उनसे बड़ी उम्मीद थी। पहले तो चुनाव में उम्मीद थी, बड़ौदा का उपचुनाव हुआ, आपकी पार्टी हार गई, कांग्रेस जीत गई। तो पार्टी को लगता था कि जाट नेता भी रहे हैं, कुछ करके दिखाएंगे। तो आपको लगता नहीं है कि जो अध्यक्ष थे वो कुछ कमाल कर नहीं पाए? मैं सर्वेश जी 100% दावे के साथ एक बात बोल सकता हूँ आपको। ओम प्रकाश धनखड़ जी जो इस टाइम हमारे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष है, 100% काम ओके कर रहे हैं। 24 घंटे फील्ड में रहते हैं वो, हर कार्यकर्ता को संभालते हैं। मैंने नहीं देखा आज तक ऐसा। आप देख रहे हैं एक मत पोस्ट। हमारी आपसे एक इल्तिजा है, आप YouTube पर जाएं और हमारा जो YouTube चैनल है एक मत पोस्ट, उसे सब्सक्राइब करें और साथ में जो छोटी सी घंटी बनी हुई है उसे दबाएं, ताकि एक मत पोस्ट पर जब भी कोई नया वीडियो आए आप तक तुरंत पहुंच जाए। नमस्कार, एक मत पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुकरा। इस वक्त मेरे साथ बीजेपी के नेता हैं तरुण जैन, और जिला कार्यकारिणी हिसार की जो जिला कार्यकारिणी है बीजेपी की, उसमें कोषाध्यक्ष हैं, यानी कि पैसे का जो मामला रहता है इनके पास ही रहता है। इनसे बात करेंगे। राजनीति में अच्छा खासा अनुभव है और ऐसी जगह से आते हैं, हिसार से आते हैं जहाँ पर वर्चस्व रहा है अग्रवाल कम्युनिटी का भी। अगर उस लिहाज से देखेंगे, सावित्री जिंदल भले ही कांग्रेस से रही हैं लेकिन यहाँ से विधायक रह चुकी हैं, कई बार मंत्री रह चुकी हैं, और बीजेपी ने अब कमल गुप्ता के बाद में इनको तराशने का काम किया। इनसे बात करेंगे। तरुण, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है और आपके दर्शकों को भी बहुत बहुत नमस्कार। नई जिम्मेदारी दी है बीजेपी ने कोषाध्यक्ष की, कोष वो है नहीं है? नहीं सर, बिल्कुल जो कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी पार्टी ने दी है और उसके हिसाब से जो हमारा जो एक रहता है, प्रोग्राम्स रहते हैं, जो भी सामाजिक प्रोग्राम्स रहते हैं पार्टी के थ्रू, उन सब का जो आमतौर पर लोग ये मानते हैं, वे कहते हैं भी सबसे अमीर आदमी पार्टी में कोषाध्यक्ष होता है, उसके बाद खजांची होता है, पैसा वैसा उसी के पास में होता है। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब ड्यूटीज़ है एक संगठन को चलाने के लिए, अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। जिला अध्यक्ष हैं हमारे और बाकी सब अपनी अपनी जिम्मेदारियाँ निभाते हैं। तो उसके लिहाज से पार्टी ने जो जिम्मेदारी दी है भाई, एक कोष भी एक बहुत बड़ी चीज़ है, उसके बिना भी कुछ चलता नहीं है। तो उसको, और पार्टीज़ में ऐसा नहीं होता है कि कोषाध्यक्ष बना दिए जाते हैं, उनका कोई हिसाब किताब नहीं होता है, लेकिन बीजेपी के अंदर प्रॉपर तरीके से सब चीज़ों का हिसाब रखा जाता है। मैंने ये देखा कि इस वक्त जो कार्यकारिणी आपकी बनी है, इस बार जो नई जिला कार्यकारिणी बनी बीजेपी की, उसमें काफ़ी जो यंग और साथ में तजुर्बा जिनको था, एक ऐसा एज ग्रुप को लिया गया जिसके पास में थोड़ा सा तजुर्बा भी है और यंग भी है, यानी कि एनर्जी भी है। तो क्या फोकस था, क्या लगता था कि बीजेपी उनके सहारे आगे चलेगी? हाँ बिल्कुल, देखिए इस जो ज़िले की पूरी टीम बनी है, बहुत सोच समझ के ही प्रदेश के नेतृत्व ने उसको हरी झंडी दी, और कहीं ना कहीं भविष्य की प्लानिंग जो हर पार्टी हर संगठन लेके चलता है, तो कहीं ना कहीं जो अनुभवी लोग थे जो उस चीज़ में कैपेबल थे, उन लोगों को काम करने का मौका दिया पार्टी ने। सवालों का सिलसिला अब शुरू होता है। पंचायत चुनाव से सरकार क्यों डर रही है? नहीं सर, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है कि पंचायत चुनाव से डर रही है। देखिए अभी हमारे पूरी दुनिया के अंदर कोरोना काल चल रहा था,
अभी आप उसको सर कोरोना काल वो पश्चिम बंगाल में भी था, चुनाव आपने करा दिए, आपके नेताजी तमाम नेता प्रधानमंत्री खुद वहाँ रैलियाँ करते थे, अमित शाह वहाँ रैली करते थे, लोग बड़ा क्रिटिसाइज़ किया कि आप कोरोना की बात भी करते हैं, भीड़ भी इकट्ठी करते हैं, तो कोरोना का हवाला आप यहाँ भी दे रहे हैं, तो बचते नजर आ रहे हैं क्या? सर अगर कोरोना काल उस समय चल रहा होता तो उस समय भी चुनाव नहीं होते। ये सच्चाई है, चुनाव डिक्लेयर हो चुके थे और सभी पार्टीज उस चीज़ के लिए सहमत थी, और उसके बाद कोरोना काल ने अपना जो उधर रूप लेना शुरू किया वो सबसे पहले महाराष्ट्र में शुरू हुआ। चलो मैं आपकी बात भी मान लेता हूँ कि कोरोना काल उस वक्त था इसलिए था, वो आज आपने कोरोना की बात की, तो मैं आज का फिगर बता दूं कि हिसार में आज सिर्फ 2 केस आए हैं, 2 कोविड के केसेस आए हैं, तो 2 बड़े मायने से ज़्यादा मायने रखते नहीं हैं 2 केसेस। तो ऐसे में ये एक्सक्यूज़ तो शायद नहीं जाएगा कि बीजेपी इसलिए इलेक्शन नहीं करा रही है कि कोरोना है, तो ये भी चलो मान लेते हैं कि अब कोरोना इस वक्त कम से कम वो जो वेव थी वो चली गई है, तो ये माना कि अब बीजेपी तैयार है चुनाव के लिए। देखिए बिल्कुल इसमें ना अगर सब चीज़ें अगर सब पॉजिटिव होती चली जाती है और कोरोना की जो लहर बिल्कुल काबू आ जाती है तो सरकार बिल्कुल पंचायत चुनाव भी करवाएगी। अभी आज ही सभी नगर पालिकाओं के और परिषदों के ड्रॉज भी हुए हैं जहाँ पर कैटेगरीज फिक्स हुए हैं, तो उनके भी चुनाव होंगे आगे। और जो चुनाव का सिलसिला है वो अगर सब नॉर्मल रहता है तो नॉर्मल चुनाव होंगे आगे। सर नॉर्मल मुझे लगते नहीं है, क्योंकि किसान बीजेपी नेताओं को घुसने नहीं दे रहे हैं, उनका विरोध कर रहे हैं, काफ़ी जगह वो जाते हैं नेता, तो आपको लगता नहीं कि दिक्कतें आएंगी, उससे कैसे निपटेंगे? कोई योजना है आपके पास? सर ये जो दिक्कतें वाली बात आप कर रहे हैं ना वो किसान नहीं पैदा कर रहे हैं, वो तथाकथित जो एक शरारती तत्व है ना उनके बीच में वो इस तरह की चीज़ों को अंजाम देते हैं। और ये सिर्फ पहले ना यशपाल मलिक आया था एक यूपी से, आपको ध्यान हो तो, उसने आकर ना एक यहाँ पर अलग सी ना एक पूरे भाईचारे को ख़राब करने का काम किया। अभी एक राकेश टिकैत आए हुए हैं यूपी से, तो क्या हरियाणा के जो लोग हैं वो समझते नहीं है क्या इस बात को? वो सिर्फ राजनीतिक लोग हैं जो बीजेपी को नहीं चाहते, वही लोग इस चीज़ का प्रोपोगंडा रचे हुए हैं कि हर चीज़ में इनको डिस्टर्ब रखा जाए, ना विकास कार्य होने दिए जाए, ना कोई भी चीज़ बीजेपी की सुचारू ना चलनी दी जाए। यही उनका मकसद, और कोई मकसद नहीं है उनको। पार्टी डेकोरम पे भी आपके सवाल उठते हैं कई बार, जब आप कहते हैं कि एक आदमी यूपी से आता है, वो यहाँ पे चीज़ें करता है, लोग यहाँ के हरियाणा के लोग उसके पीछे भी लगते हैं, मैं मान लेता हूँ, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर को लागू कराने में, उसको व्यवस्थित करने में सरकार का फेल्योर नहीं है क्या? जगह जगह जाम लग जाते हैं, सरकार बेबस नज़र आती है, ऐसा क्यों है? सर वो ना सरकार बेबस नहीं है, ये वो तो कुछ लोग हैं जो यूपी से आके इनको भ्रमित कर रहे हैं, लेकिन वो हमारे ही लोग हैं जो इनके कहने पर इस तरह की जो आगजनी करते हैं या बदमाशी करते हैं या रास्ते रोक देते हैं, उनको समझाने बुझाने की कोशिश करी है। जहाँ पर शक्ति की जरूरत होती है वहाँ शक्ति भी करती है सरकार, लेकिन फिर भी यही है कि हर तरीके से सरकार बातचीत करने को तैयार है। इस माहौल को उन्होंने जानबूझ, वो बातचीत अगर करके उनको ख़त्म करना होता कब का ख़त्म कर चुके होते, उनको ख़त्म नहीं करना है, उन्होंने इस माहौल को ख़राब करके रखना है। बीजेपी की विकास की जो धारा है उसको रोकना है, और कोई मकसद नहीं है। आप देखिए हरियाणा के अंदर पिछले कितने सारे रोड मैप के अंदर अगर हरियाणा एक मॉडल स्टेट बनने जा रहे हैं, मतलब इतने हाईवेज़ किसी स्टेट में नहीं होंगे जितने हाईवेज़ हरियाणा के अंदर बनने जा रहे हैं। रेल नेटवर्क है अभी हिसार के अंदर, मतलब इंडिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनने जा रहा है। तो ये सब ये मैं सुनता आ रहा हूँ, कमल गुप्ता आपके दूसरी बार विधायक बन गए, डॉक्टर कमल गुप्ता, वो 6 साल से 7 साल से मैं सुनता आ रहा हूँ इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन गया, जहाज उड़ेंगे उतरेंगे, लोगों ने फ़ोटो भी छाप दिए, कहीं से ले आए इंटरनेट से ढूंढ के, वो आज तक तो कुछ हुआ नहीं। मुख्यमंत्री खट्टर 2 बार उद्घाटन करके एक ही चीज़ का, वो टैक्सी चलाई थी एक बार, दोबारा जब चलाई थी, पहली बार जब किया था तो चुनाव के चक्कर में किया था, लोग समझते नहीं इन बातों को। देखिए सर आपकी बात बिल्कुल जायज़ है, आप बिल्कुल सही क्वेश्चन कर रहे हैं, लेकिन सरकार भी कहीं ना कहीं इस कोरोना काल में पिछले 1.5 साल से कभी काम बंद हो जाते हैं, कभी रुक जाते हैं, कभी किसान कानूनों का हवाला दे के काम बंद कर दिए जाते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें जिनकी वजह से 2 साल से हमारे हरियाणा में, कुछ पंजाब में, कुछ यूपी में, जो हरियाणा के लगता एरिया है वहाँ पर विकास कार्य। यूपी की, सर आपने यूपी की बात कर ली, कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा, वो अक्सर आरोप लगाते हैं, अभी पिछले दिनों भी हमारी बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि खट्टर सरकार अगर इतनी संजीदा होती तो जो महम के पास में एयरपोर्ट बनना था इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वो जेवर में नहीं जाता यूपी में। सर महम के पास एयरपोर्ट फिजिबल ही नहीं है। कोई भी अगर एयरपोर्ट एक एयरपोर्ट से दूर है उसकी एक तय सीमा होती है, और
जो जेवर में एयरपोर्ट गया है वो दिल्ली का जो लोड है उसको डिवाइड करने के लिए गया है। जो उधर का जो एरिया है, इधर हमारे इस एरिया के लिए दिल्ली का ऑलरेडी इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जो इस तरफ के दिल्ली को या गुड़गांव को, हरियाणा को, राजस्थान को फीड करता है। उस तरफ का जो हमारा जो एरिया है वो जेवर करेगा। और उसके अलावा जो इतना लोड, एयर ट्रैफिक जो लोड हो रहा है या और जो डेवलपमेंट होएगी वो हिसार के एयरपोर्ट से होएगी ना, उसका फ़ायदा सभी को मिलेगा। मैम को भी मिलेगा उसका फ़ायदा, रोहतक को भी मिलेगा उसका फ़ायदा। उसको सर लोग तो ये कह रहे थे, आपके विधायक के जो कुछ लोग हैं, मित्र मंडली के लोग हैं ना, प्रॉपर्टी का धंधा करते हैं, एयरपोर्ट की बात उड़ाते हैं, रेट बढ़वाते हैं, अपना काम निकाल जाते हैं। एयरपोर्ट वेयरपोर्ट तो बनेगा जब बनेगा, वो प्रॉपर्टी के दाम उछलवा देते हैं। देखिए, वो तो जितने लोग उतनी ही बातें हैं, वो आप समझते हैं इन बातों को। ठीक है, कुछ लोगों ने इस तरह की चीज़ें हो सकता है करीबी हो, लेकिन वो पार्टी से कहीं भी कनेक्शन नहीं रखते हैं। चलो सरकार की बात करते हैं सर। 600 दिन पूरे हो गए थे अभी हाल ही में आपके, और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, उन्होंने काफ़ी चीज़ें बताई, लेकिन विपक्ष कह रहा धरातल पे कुछ नहीं है, कागज हैं, ढकोसले हैं, नारे लगाते हैं, वायदे करते हैं, कुछ नहीं करते। देखिए ना, 10 साल कांग्रेस की सरकार भी रही हरियाणा में, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी मुख्यमंत्री रहे। आप ये देखिए, अगर वो कुछ नहीं करते तो दिल्ली से लेके आज डबवाली तक आपको कुछ घंटे लगते हैं जाने में। सर ये NHI तो कांग्रेस के राज में शुरू हो गया था बनना। शुरू हो गया था ना, ऐसे ही बहुत सारे NHI थे जो कांग्रेस के राज में शुरू हो गए थे 15-15 साल पहले। दिल्ली से चंडीगढ़, दिल्ली से जयपुर, दिल्ली से पता नहीं कहाँ कहाँ, सब NOC के बगैर सब अटके पड़े थे। किसी में किसी चीज़ की ऑब्जेक्शन थी, किसी में किसी चीज़ की ऑब्जेक्शन थी। बीजेपी सरकार ने आते ही नितिन गडकरी जी ने सारे प्रोजेक्ट्सों को 1 साल के अंदर अंदर कंप्लीट करके दिखाया, और आज लगभग 65 किलोमीटर पर डे हाईवे बन रहे हैं हमारे हमारे देश के अंदर। उस टाइम क्या चाल थी? 22 किलोमीटर की। तो ये एक अपने आप में ना एक डेवलपमेंट, जब तक देश के अंदर नहीं होगी तब तक देश तरक्की नहीं करेगा। लोग कहते हैं चाइना में तरक्की हो गई, लोगों को तरक्की तो चाइना की चाहिए, लेकिन कानून हमारे चाहिए यहाँ पे उनको। आपको कहीं ना कहीं इन चीज़ों को मानना पड़ेगा, कुछ सेक्रीफाइस भी करना पड़ेगा। एक मजबूत भारत का निर्माण के लिए, उसके लिए सबसे पहली जरूरत है इंफ्रास्ट्रक्चर। ओम प्रकाश धनखड़ को आपकी पार्टी ने अध्यक्ष बनाया था प्रदेश का, और उनसे बड़ी उम्मीद थी। पहले तो चुनाव में उम्मीद थी, बड़ौदा का उपचुनाव हुआ, आपकी पार्टी हार गई, कांग्रेस जीत गई, तो पार्टी को लगता था कि जाट नेता भी रहे हैं, कुछ करके दिखाएंगे। तो आपको लगता नहीं है कि जो अध्यक्ष थे वो कुछ कमाल कर नहीं पाए? मैं सर्वेश जी 100% दावे के साथ एक बात बोल सकता हूँ आपको। ओम प्रकाश धनखड़ जी, जो इस टाइम हमारे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष है, 100% काम ओके कर रहे हैं। 24 घंटे फील्ड में रहते हैं वो, हर कार्यकर्ता को संभालते हैं। मैंने नहीं देखा आज तक ऐसा। पहले का मेरे को नहीं मालूम। हाँ ठीक है, बड़ौदा चुनाव हम हार गए। बड़ौदा चुनाव हारने का कारण सबको पता है क्या था, सबको पता है। ये पर्टिकुलर कहीं ना कहीं एक हरियाणा के अंदर एक ना दूसरी लड़ाई लड़ी जा रही है, जिसमें ना मैं खुल के बोलना चाहूँगा आपके सामने, ये लड़ाई है जाट नॉन जाट की। तो वो जो कहानी चल रही है ना, वो कहानी कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे कांग्रेस उसको अपना एक रूप देने की कोशिश कर रही है। सर पोलराइज के लिए तो बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया जाता है कि पोलराइजेशन करने में ये लोग माहिर हैं, आप लोग माहिर हैं। आप कांग्रेस को ब्लेम कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। बीजेपी सबके साथ, सबका विकास, सबका साथ लेकर चलती है। कांग्रेस, बीजेपी की यही पॉलिसी है। कांग्रेस की पॉलिसी ये है, कांग्रेस ने हमेशा ही जब से चीज़ों को बांट कर रखा है, कभी एजुकेशन नहीं दी गरीब लोगों को, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दिया। इस देश के अंदर अगर 60 साल अगर बीजेपी रह गई तो आप 60 साल बाद देखना देश का किस नक्शे पे होगा। 60 साल कांग्रेस रही है तो आप देख लीजिए किस नक्शे पे छोड़ के गई थी। सर नक्शे की बात करें, तरक्की की बात करें, पिछले दिनों कोविड का बड़ा माहौल था। ऑक्सीजन हमारे देश में नहीं थी, देश बड़ी बुरी स्थिति से गुजरा, सरकारें भी फैल रही, पूरे आप हरियाणा की छोड़ दीजिए, और भी जहाँ भी सरकारें थी वो तैयारियाँ थी ही नहीं। तो बीजेपी सरकार की कहीं नेग्लिजेंसी नज़र आती है आपको? सर मैं यही तो कह रहा हूँ ना, 60 साल तक तो राज किया कांग्रेस ने। आज उसका जो 60 साल में जो चीज़ें तैयार करके देनी चाहिए थी जनता को, देश को, वो नहीं हुई। वो चीज़ें सारी अब बीजेपी तैयार कर रही है, तो वो एक दिन में तो तैयार नहीं हो सकती। और कोरोना काल में भी जिस तरीके से लड़ाई भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने लड़ी, और एक एक चीज़ को समझा और उन चीज़ों को बाहर से इंपोर्ट किया, अपने देश में डेवलप किया, अगर यही चीज़ अगर कांग्रेस को करनी पड़ जाती तो उनको अगले 20 साल लग जाते हैं। बीजेपी की थोड़ी तारीफ मैं और कर दूं,
तेल के जब रेट थोड़े से बढ़ते थे तो सुषमा स्वराज जैसे, चलो वो नहीं रही हैं, और भी आपकी नेत्री रही हैं, नेता रहे हैं, वो प्रदर्शन क्या करते थे। ओम प्रकाश धनखड़ भी स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट्स को लेकर प्रदर्शन करते थे, लागू करेंगे, वो नहीं हुई। लेकिन सवाल उसको अलग था कि तेल के रेट 100 को पार कर गए, और जो 1-1 रुपये जब रेट बढ़ता था उसके लिए जो बीजेपी के नेता चिल्लाते थे, आज वो दिखाई नहीं देते हैं। जो रेट बढ़ रहा है, इससे आपको लगता है कि पार्टी का ग्राफ बढ़ेगा या पार्टी की साख जो है इससे गिर रही है, बढ़ रही है? देखिए, रेट जो बढ़ रहा है डीजल पेट्रोल का, वो इंटरनेशनल मार्केट पे भी कहीं ना कहीं। सर क्रूड ऑयल के रेट तो घटे हैं जब से आपकी सरकार आई है, क्रूड ऑयल का रेट तो बहुत घटा है। सर घाटे हैं, मैं इस बात को मना नहीं करता, लेकिन कहीं ना कहीं आप इस चीज़ को देखिए, हमारे देश के अंदर लगभग 135 करोड़ लोग रहते हैं, और यहाँ पर आप ये देखिए कि देश को चलाने के लिए, या जो पिछली सरकारें थी जिन्होंने क्रूड ऑयल महंगा लेके सस्ता डीजल दिया, आप इस बात को समझिए, वो कहीं ना कहीं पैसा आपको पे करना पड़ेगा। वो पैसा लगभग 47,000 करोड़ रुपए के करीब था, जो पिछली सरकारों का कर्जा था, वो भी क्लियर है। आज हमारे देश के ऊपर क्रूड ऑयल के नाम पर 1 रुपये का भी कोई कर्जा नहीं है। तो वो सब कहीं ना कहीं हमारे देश के लोगों की ही कंट्रीब्यूशन है, उसमें सरकार की कंट्रीब्यूशन नहीं बोलूँगा मैं, देश के लोगों की कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, महंगाई कहीं ना कहीं डीजल पेट्रोल की वजह से वो भुगत रहे हैं, लेकिन आप ये देखिए ना, जो चीज़ें आज हो रही है वो कांग्रेस होती उसके राज में भी ऐसे ही होता। हिसार की राजनीति तरुण जी आप करते हैं जैसे मैंने बताया कि अग्रवाल कम्युनिटी का बड़ा होल्ड रहा है राजनीति में खास तौर पर, और बीजेपी भी शायद आपको इसलिए लेके आई है कि एक लाइन जो है तैयार हो, सेकंड लाइन तैयार की जाए नेताओं की। डॉक्टर कमल गुप्ता के बाद में आपका नंबर आता है, आपको देखा जाता है। आपको क्या लगता है कि हिसार को और क्या ज़रूरत है संगठन में, जो कि आप कोषाध्यक्ष भी हैं, आपकी बातचीत भी होती है प्रदेश से तमाम नेताओं से, तो कोई विज़न आपके दिमाग में हो कि हाँ ये चीज़ें मुझे अभी करनी चाहिए हिसार के लिए? देखिए सर, अभी ना पार्टी ने जो जिम्मेदारी दी है, मैं तो उसी पे ही कोशिश कर रहा हूँ कि अपना काम कर सकूँ अच्छे से। और बाकी जैसे जो हमारे जिला अध्यक्ष है, हमारे मेयर है, यहाँ पर अच्छा काम कर रहे हैं, और डिप्टी स्पीकर साहब है, और विधायक जी भी काम कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें मैं उनके साथ हूँ। मेरे को जो जिम्मेदारी मिलेगी मैं करूँगा। विज़न की बात यह है कि अगर कल को कोई मौका मिलता है तो मैं, मेरे मन में जो मेरे मन की जो बात है, मैं जो सोच के चलता हूँ, मैंने यही सोचा कि अपने शहर के लिए, अपने लोगों के लिए ना एक सपना सा है कि 24 घंटे उनके साथ रह के उनका काम करवा सकूँ। लोगों के बीच में रहने की ख्वाहिश है, ये बढ़िया बात है, बजाय उससे कि बड़ी बड़ी बातें आप करें, ये करा देंगे, चांद तारे तोड़ लाएंगे। लोगों के बीच में रहने की ये अच्छी बात है। तरुण जैन की बातों से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं, इनके ख्यालों से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं, आप कमेंट करके बताएं। और आप देखते रहिए एक मिनट पोस्ट। नमस्कार।